मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पर। जैसे कि आप लोगों को कल बताया गया था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 15 नवंबर से, उसी के कड़ी में हमने बताया था आप लोगों को कि सिलेबस 15 नवंबर से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट का, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ये सब का सिलेबस जो था हमने डिस्कस करने का आपसे बोला हुआ था। तो उसी के कड़ी में हम अभी जो है आपको साइंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साइंस को जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। एक ही बुक होगा आपको, एनसीईआरटी या बीटीबीसी का एक ही बुक होगा। उसके अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का तीनों, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान का एक ही में होगा। चैप्टर बाय चैप्टर बांट करके दिया गया होगा। लेकिन ये जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है वो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड जो अपने वेबसाइट पर जिस सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। उसी के अनुसार आपको सारा का सारा काम किया जाएगा। क्योंकि बुक्स का जो सिलेबस होता है उसमें कुछ चैप्टर ज़्यादा या कम, उसके हिसाब से सिलेबस क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा हो जाता है, तो ठीक नहीं रहता है। उसी सिलेबस जो है आपको बिहार बोर्ड के हिसाब से कवर करवाया जा रहा है। तो उसी में 3 पार्ट है आपको। पहला है भौतिकी। तो भौतिकी में आपको बेसिकली 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर में मेन जो है आपको 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में भी अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये दोनों एक ही है। ये दोनों चैप्टर जो है आपको, ये दोनों चैप्टर एक ही है। दोनों को दोनों ऑप्टिक्स के अंदर में आपको आता है, इंग्लिश में उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। अब वही पढ़ना है आपको कि लेंस वेंस के बारे में पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। रंग बिरंगा संसार का मतलब हो गया आपको कि जैसे कि आपको आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को बताया जाएगा आपको रंग बिरंगा संसार के अंदर में। तो 5 चैप्टर आपके किताब में या सिलेबस में डिफाइन किया गया है, लेकिन हम इसे बेसिकली मेन 2 ही चैप्टर मानते हैं। एक ऑप्टिक्स यानी प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये, और दूसरा करंट, करंट मतलब विद्युत धारा। ये दोनों जो चैप्टर है आपको तीसरा और चौथा करंट से रिलेटेड है। करंट से रिलेटेड कहने का मतलब है कि विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा जो होता है, करंट जो फ्लो करता है, किसी भी सर्किट से जो धारा फ्लो करता है, किसी भी तार से या किसी भी वायर से जो धारा फ्लो करती है, तो उसमें एक अपने आप जो है मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कि चुंबकीय प्रभाव जनरेट होता है। तो पहले तो हम विद्युत धारा को पढ़ेंगे कि विद्युत धारा है क्या। विद्युत हर जगह है। जैसे कि विद्युत 2 तरह के होते हैं, एक रुका हुआ है तो उसको स्टैटिक करंट यानी रुका हुआ कहते हैं, और अगर चल रहा है तो उसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आपको कहा जाता है, आपको बताया जाता है कि पानी को आप देखते होंगे बहते हुए, तो कहता है कि अभी पानी में मत उतरो, नहीं तो धारा बहुत ज़्यादा है, करंट बहुत ज़्यादा है, क्या कर जाओगे, बह जाओगे। तो कोई भी चीज़ बहता रहता है, कोई भी चीज़ चलता है तो उसको धारा कहते हैं। अगर विद्युत चल रहा है, विद्युत बह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। जो भी चीज़ बहेगा उसको क्या कहेंगे, धारा। यानी धारा कम होता है, ज़्यादा होता है, वो अपना कहने का होता है कि अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम है। तो उसी का चुंबकीय प्रभाव इसमें पढ़ाया जाएगा। पहले चैप्टर में धारा के बारे में बताया जाएगा, विद्युत धारा है क्या। फिर आपको दूसरे में आपको बताया जाएगा कि उसका चुंबकीय प्रभाव क्या है सर्किट में। तो आप देख सकते हैं कि मेन मोटा मोटी आपको 2 ही चैप्टर हुआ इसमें पढ़ने के लिए। एक हुआ ऑप्टिक्स, प्रकाश, और दूसरा हुआ विद्युत। तो ये 2 ही चैप्टर हैं। तीसरा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कहने का मतलब है कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नए नए खोज होते रहते हैं हमेशा ऊर्जा के बारे में, नए नए तरह के ऊर्जा को। जैसे कि पहले के टाइम में कोयले पे सारे के सारे रेलगाड़ियाँ चली करती थी। ऊर्जा का स्रोत जो था कोयला था। कोयला के बाद क्या हुआ, विद्युत आया, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल आया, पेट्रोल आया। डीजल पेट्रोल के बाद क्या आया, बिजली आई। बिजली से अब जो है बैटरी पर चलने वाले गाड़ी ये सब आ रहे हैं। तो हमेशा ऊर्जा के स्रोत को खोजे जाते रहते हैं, हमेशा ये रिसर्च के पीरियड में रहता है। जैसे अभी आप लेटेस्ट समझे होंगे कि हाइड्रोजन गैस से चलेगा। एथेनॉल, आप जो है ऊर्जा के बारे में एथेनॉल का नाम सुने होंगे कि हर पेट्रोल में जो है 20%, E20 का जो बाइक आजकल निकल के आ रहा है, हर गाड़ी के ऊपर में लिखा रहता है E20। E20 का मतलब ये हुआ कि उसमें 20% एथेनॉल जो है मिलाया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा। तो ऊर्जा के बारे में क्या, कैसे कैसे ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा किस तरह के हैं, और सारे ऊर्जा के प्रकार के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में, 5वें चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो आपको डरने की बात नहीं है। बस इसमें सिलेबस में 2 चैप्टर ही है, एक प्रकाश है और दूसरा विद्युत है। तो इतना ही आपको पढ़ना है। अब देखिए, आपको बता देने से ये क्लियर हो जा रहा है कि आपको पढ़ना कितना है, आपको जाना कहाँ है, कितने दूरी तय करने हैं। तो क्या होता है, आपको ये हो गया कि अपने मन में एक
आपको विश्वास हो गया कि अच्छा चलिए इतना ही पढ़ना है, 5 ही चैप्टर पढ़ना है, ऐसे तो बहुत जल्दी हम पढ़ जाएंगे। और अगर हम सीधे आपको कोर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दें या कोई भी चीज़ डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर दें, आपको बताए नहीं कहाँ जाना है, तो आप शुरू में ही थक जाएंगे। अगर हम आपको बताए नहीं कि कहाँ जाना है, आप कहें चलो, तो आप जो है फिर थक जाएंगे कि कुछ देर जाने के बाद कहाँ जाने के लिए कह रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, तो आप वहीं थक करके बैठ जाएंगे, कहेंगे कि हम ना जाएंगे, आप जाइए, आपको जाना है तो जाइए, हम ना जाएंगे। उसी तरह से अगर हम आपको सिलेबस बता दिए कि आपको इतना दूर जाना है, तो जैसे ही आप मंजिल के नज़दीक पहुंचिएगा और थकने लगिएगा, तो मंजिल आपको क्या करेगा, खींच लेगा, अपनी तरफ खींचने लगता है, तो वो भी बल आपकी तरफ आता है। तो यही सिलेबस हमको बताने का यही डिजाइन है कि हम अपना टाइम, यहाँ पर जो इतना टाइम लगा रहे हैं आपको समझाने में, तो आपको लग रहा होगा कि टाइम खराब हो रहा है, ये सिलेबस क्या होता है। नहीं, ये सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा बल देता है। किसी भी चीज़ को आराम से कंटिन्यू करने में, किसी को ख़त्म करने में सिलेबस समझना, उसको कितना दूरी तय करना है, हमको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो भौतिकी का जो यही है, इसके अंदर में हम फिर फर्दर आपको सिलेबस को डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर हम उठाएंगे तो कितना टॉपिक पढ़ना है, बांट बांट के पढ़ने से और समझा के पढ़ाने से आपका सिलेबस बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल हो जाएगा। और आपको आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा आपको मार्क्स प्राप्त करना कि आपको मतलब कि जैसे कि आपका डबल ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब 50% ही आपको ऑब्जेक्टिव करना है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 85 ऑब्जेक्टिव आपको करना है। तो देखते ही आपको सारा का सारा टिक लगने लगेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कितना सिलेबस है, कहाँ से पूछा जाएगा, क्या है नहीं है, हर चीज़ को आप समझने लगेंगे। तो अपने आप मेरे साथ समय बिताइए कुछ दिन, आप सारा का सारा समझ जाएंगे कि कैसे होना है, नहीं होना है। तो इसी कड़ी में चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कड़ी है हमारा रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसको फिजिक्स कहते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है उसमें भी हमारा पास 5 चैप्टर है, मुख्यतः 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया नाम से ही आप इसको पहले भी पढ़े होंगे, 9th में भी समझाया गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को अभिक्रिया करवाना पड़ता है, इंग्लिश में बोले तो रिएक्शन करवाना पड़ता है। जैसे कि आपको कोई भी नई चीज़ बनाना है, जैसे कि आप ड्रग्स देखते हैं, जितने भी दवाई ववाई देखते हैं उसको इंग्लिश में ड्रग्स कहा जाता है। उसे सब हर चीज़ उस सबको क्या किया जाता है, रिएक्शन के दौरान ही अभिक्रिया करा करके ही नए नए दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो अभिक्रिया, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस साइड रिएक्टेंट यानी कि आपको अभिक्रिया करने वाले जो सब्सटेंस हैं, जो भी पदार्थ हैं, उसको रखा जाता है। इस साइड प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या आपको मिलेगा, उस साइड रखा जाता है और एरो से दिखाया जाता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, जब सब चैप्टर में हम जाएंगे तो उसको अच्छे से आपको समझाएंगे कि अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया जब आप समझ जाएंगे तो उसका समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, उसका समीकरण क्या होता है, इस सब चीज़ों को हम चैप्टर के अंदर में आपको समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है। इसी कड़ी में दूसरा चैप्टर है आपको अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार, लवण के बारे में आप 8वीं क्लास में भी जानते होंगे, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, फिर 9th में नहीं मिला होगा। देखिए 8वीं क्लास और 10th क्लास का सिलेबस मिलता जुलता है। फिर जो आप 10th में पढ़ेंगे, 10th में आपका बेस बनेगा, तो वही चैप्टर आपको फिर 12th में जाकर के मिलेगा। 11th में नहीं मिलेगा, वो 12th में जाकर के यही चैप्टर आपको मिलेगा। जैसे कि आप 9th में जो पढ़े होंगे वो हूबहू आपको 11th में आने वाला है, और जो 10th में पढ़ेंगे वो हूबहू आपको 12th में आने वाला है। वो सब्जेक्ट सिलेबस इस तरह से बनाया गया है। तो ये जो है आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, अम्ल के बारे में आपको बताया गया होगा कि स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से नीचे होता है। पीएच मान आप याद किए होंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है, लिटमस का पेपर का टेस्ट आपने याद किया होगा कि नीला को लाल कर देता है, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस में बदल देता है। इसको लिटमस टेस्ट कहते हैं। किसी भी आपको हम दे दें कुछ एक सब्सटेंस, हाथ में पकड़ा दें, आप बताएं, उससे पूछें कि बताओ कि एसिड है कि क्या है, मतलब अम्ल है या क्या है, तो आप क्या करिएगा, उसको पी करके चेक करिएगा, या खट्टा है या मीठा है, तो पी करके आपको सब्सटेंस क्या करेगा, हार्म कर देगा। अगर हम आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे दें H2SO4, जो अम्ल बहुत ही हार्ड अम्ल है, जैसे जाते ही तेजाब का काम करता है, आपका सारा लीवर ऑर्गन क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो आप क्या करते हैं, उसका लिटमस से टेस्ट करते हैं। एक लिटमस पेपर लीजिएगा, डुबा करके देखिएगा नीला लिटमस को, अगर लाल कर दिया तो बोलिएगा हाँ सर ये क्या है, अम्ल है। और अगर नहीं हुआ, नीला का नीला ही रह गया, तो कहिएगा अम्ल ना है, ये दूसरा कुछ है। तो ये वाली बात है, क्षार है। तो इसमें हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह से क्षार के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट इसका अपोजिट होता है। और अम्ल और क्षार दोनों का दोनों क्या करता है, आपस में रिएक्शन करके यानी अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लवण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब हिंदी में उसको लवण कहा जाता है। जब
अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो लवण, जैसे कि आप लवण का नाम सुने होंगे, नमक, सबसे हमारा प्रसिद्ध सॉल्ट जो है, प्रसिद्ध लवण जो है हमारा नमक है। कैसे बनता है? उसका रासायनिक अभिक्रिया करवा करके अम्ल और NaOH को और HCl को रिएक्ट करवा करके NaCl बनाया जाता है। तो उसमें एक अम्ल रहता है, एक बेस रहता है, मतलब क्षार रहता है NaOH, दोनों को मिला करके NaCl बनाया जाता है। NaCl को ही हम लोग हिंदी में नमक कहते हैं या और सॉल्ट कहते हैं। तो यही हम लवण के बारे में जब चैप्टर आएगा तो उसको डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, सुनना है, कॉपी से सामने में रख करके बंद करके बस आपको सुनना है। आपके कॉपी में कितना अच्छा गया, क्या गया, वो सब एग्जामिनेशंस में नहीं जाएगा। आपके नोट्स कितने सुंदर हैं, क्या है, नहीं है, वो सब चीज़ आपको एग्जामिनेशंस में कुछ नहीं जाने वाला है। आपके यहाँ पर कितना है, आपके ब्रेन में कितना गया हुआ है, वही एग्जामिनेशंस में आप जा करके डिलीवर कर पाइएगा, लिख पाइएगा, समझा पाइएगा, आंसर कर पाइएगा। आप कितने सुंदर राइटिंग बनाते हैं, मतलब कि फेयर बनाते हैं, कितना मोटा बनाते हैं, कितना कंटेंट इकट्ठा करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, वो सब कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। वही साथ में जाने वाला है जो इसमें चला गया है। तो आप कोशिश ये करिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को फिल करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को भरें, यानी समझें, समझने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। तो चैप्टर को हम क्या करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का आपका कोशिश करेंगे हम। इसके बाद अगला आपका जो चैप्टर आएगा, धातु और अधातु। केमिस्ट्री में धातु और अधातु, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातु है। आवर्त सारणी को अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको बहुत सारे सोडियम, मैग्नीशियम, आवर्त सारणी, S ब्लॉक पीरियड में आवर्त सारणी जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ये सब धातु के अंदर में आते हैं। और अधातु, धातु के बारे में गुण आप पढ़े होंगे कि धातु को पीटने पर टन की आवाज़ आती है, आघात बर्द होता है, यानी चोट उस पर देने पर, उसको ठोकने पर जो है वो टूटता नहीं है, यानी कि टूटने का काम नहीं करता है, वो फैलता है। आप इस बात को पढ़े भी होंगे, अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो 1 ग्राम सोने से उसको पीट पीट करके 1 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। तो ये सब धातु के गुण हैं, वो सब गुणों के बारे में पढ़ेंगे और हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएगा कि धातु के क्या गुण है, नहीं है, क्या होता है, नहीं होता है, वो सब चीज़ें आपको आएगा। तो ये धातु हो गया। बस उसी का ऑपोजिट जो होता है अधातु होता है। अधातु क्या होता है, टन की आवाज़ नहीं आती है, अगर उस पर चोट मारेंगे तो टूट जाती है, क्षण भंगुर हो जाता है, मतलब भंगुर हो जाता है, भंगुर किस्म का होता है वो। तो वो सब अधातु है, उसके गुण क्या है, नहीं है, चैप्टर में डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी बस सिलेबस हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं कि कितना आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इससे आपको पता लग जाएगा बस इतना ही पढ़ना है या इतना पढ़ना है। तो आपको हौसला मिलेगा कि अच्छा चलिए हो जाएगा, हमसे कवर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी कड़ी में जो है अगला चैप्टर, 3 चैप्टर हो गया आपका धातु अधातु। चौथा चैप्टर है आपको कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन, ये बहुत बड़ा जो है केमिस्ट्री का भाग है कार्बन। कार्बन का एक, जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा तो कार्बन का एक अलग, जब केमिस्ट्री को फिर से फर्दर बांटा जाएगा आगे, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को लेकर के ही है। सिर्फ 6 नंबर में जो आप आवर्त सारणी में 6 नंबर में कार्बन जो देखते हैं, वो इतना बड़ा एक अपना साम्राज्य खड़ा किए हुआ है कार्बन। तो उसको तो अभी तो आप एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास में आपका सिलेबस छोटा है, बहुत कम में आपको एक चैप्टर में कार्बन और एवं उसके यौगिक को निपटा दिया गया है। लेकिन ये एक बड़ा रूप धारण करने वाला है 11th और 12th में। अगर आपका ये 10th में खराब हो जाता है तो 11th और 12th दोनों आपका वो खराब ही जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फिर से आपको इस चैप्टर को पढ़ाने को जाएगा नहीं। टीचर ये मान के चलता है कि आप 10वीं क्लास में अगर आ गए हैं, 10वीं क्लास पास करके, तो आप इस सब चीज़ों को जानते होंगे। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझने का कोशिश करिएगा, समझिएगा कि क्या होता है, नहीं होता है। तो चौथा चैप्टर जो है आपका कार्बन है, अलग है, सब इसमें अलग अलग है, सबका अलग अलग चैप्टर जो है। कार्बन का भी अलग गुण है, धातु अधातु भी अलग है, अम्ल क्षार अलग है, रासायनिक अभिक्रिया सब अलग अलग है, सबका अपना अपना गुण है। इसके बाद 5वां चैप्टर आपको दे दिया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वही हम आपको बता दिए, जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हर आदमी अपने घर में चिपका करके रखते हैं, अपने दीवार पे चिपका करके रखते हैं पीरियोडिक टेबल। और एटम का जो नंबरिंग है, जो सीरियल नंबर है, वो सब याद करते हैं कि हाइड्रोजन 1 पे आता है, हीलियम 2 पे आता है, इस तरह से याद करके रखते हैं। तो वही हम आपको समझाएंगे कि वो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो पीरियोडिक टेबल को देख करके आप बता सकते हैं। जैसे कुंडली नहीं होता है लोगों का, जैसे तांत्रिक लोग हाथ देख करके बता देते हैं कि क्या होना है, नहीं होना है, उसी तरह से आप पीरियोडिक टेबल देख करके बहुत सारी चीज़ को आप बता सकते हैं। तो कौन कौन से चीज़ को आप बता सकते हैं वो आपको आवर्त सारणी से पता लगेगा। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, अच्छा ऊपर से नीचे आने पर जो होता है एटम का या परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जब आवर्त सारणी को पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो आवर्त सारणी बस महज 1 नंबर 2 नंबर में जो लिखा रहता है कि 1 नंबर में हाइड्रोजन आएगा, 2 नंबर में हीलियम आएगा, इसको जानने के लिए नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है अंदर में।
तो ये 5वां चैप्टर आपको केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी 5 चैप्टर है, इसमें भी 5 चैप्टर है और छोटे छोटे चैप्टर हैं, मतलब कि आपको उतना ज़्यादा डर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आपको बस सुनना है, समझना है, आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा। जितने दिन 60 दिनों के अंदर में ये सब खत्म हो जाएगा। 15 दिनों के अंदर में हम फिजिक्स खत्म कर देंगे और आपको पीछे बताए ही हैं 15 दिन में ये खत्म कर देंगे। तो महज एक चैप्टर में 3 दिन काफ़ी है, 3 दिन का समय एक चैप्टर के लिए काफ़ी है। बस आपको समझना है, सुनना है, ध्यान यहाँ देना है। इसके बाद जो है आपको साइंस का जो अगला चैप्टर आएगा, वो आएगा आपको जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी। अगला पार्ट जो आएगा, ये पहला तीसरा पार्ट हो गया आपको, ये दूसरा पार्ट हो गया आपको, ये पहला पार्ट हो गया आपको। तो 3 पार्ट में आपका साइंस है। तीसरा पार्ट है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब कि यहाँ जीव जंतु के बारे में, जो हमारा प्लांट है, हम हैं, यानी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उसी सब की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे तो इसमें पहला चैप्टर है आपको जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब जीव जो है कैसे अपना पोषण करते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषी का मतलब जो खुद से अपना भोजन बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे के बारे में बताया है। और जीव जंतु जैसे हम लोग हैं, परपोषी है, मतलब हमारा भरण पोषण कौन करता है? दूसरा करता है। आप लोग सोचिएगा कि हम तो खुद खाना बना करके खाते हैं, तो वो तो आपको तो पेड़ से तोड़ करके साग सब्जी सब मिल जाता है, तो आप उसको पका करके खा लेते हैं। लेकिन साग सब्जी तो आप खुद नहीं बनाते हैं, पौधा तो आप बड़ा नहीं करते हैं, वो तो कोई दूसरा बड़ा करता है। सनलाइट लेकर के, वाटर लेकर के, पानी लेकर के, प्रकाश लेकर के, ये सब लेकर के अपने आप को ग्रो करता है, उससे आप उसको तोड़ करके खाते हैं। तो उससे आप उस पर निर्भर हैं, तो आप क्या हैं? परपोषी हैं, दूसरे से आपका पोषण प्राप्त होता है। तो वो जैव प्रक्रम के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पोषण होता है, नहीं होता है। ये सब चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में अंदर में ये सब चीज़ें आएगी। दूसरा चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। आपका बॉडी है तो वो आपके कंट्रोल में है, अपने आप तो नहीं चलने लगेगा। अगर आप उसको ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो आप तो अपने आप तो चलेगा नहीं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल, नियंत्रण। आपका बॉडी पे आपका ब्रेन जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है, नियंत्रण करके रखे हुआ है। तो नियंत्रण में कैसे है? जैसे कि ब्रेन के अंदर में पढ़ेंगे कि कौन नियंत्रण कर रहा है आखिर। तो आप पढ़े होंगे कि आप तंत्रिका तंत्र होता है दिमाग के अंदर में, सबसे बड़ी कोशिका होती है शरीर की, तंत्रिका तंत्र। वो जो है कंट्रोलिंग पावर है, उसके पास नियंत्रण का पावर है। वही क्या करता है? कंट्रोल करता है बॉडी को, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि हाथ कब उठेगा, पैर कब उठेगा, कब सोना है, कब चलना है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब टॉयलेट जाना है। अगर वो कंट्रोल ना करे तो आप क्या करिएगा? अपने आप कहीं बेड पे बैठे ही टॉयलेट कर दीजिएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे कि आदमी कोमा में चला जाता है, तो कोमा में जाने का मतलब क्या है? उसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो खत्म हो गया है। जो माइंड बताता है कि हाँ अब टॉयलेट में तुम पहुंच गए, अब टॉयलेट करो, पेशाब करो, बेड पे आ गए तो सो जाओ, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो अपने आप सारा होने लगता है। तो उसको कहते हैं आप व्यक्ति कोमा में चला गया, कुछ काम करना बंद कर देता है, आँख का पुतली उतली, हाथ पैर सब चलना बंद कर देगा, आदमी एक कोमा के फेज में रहता है। तो वो सब चीज़ें के बारे में हम जो है नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर में पढ़ेंगे। इसमें आपको कुल 6 चैप्टर हैं, एक चैप्टर इसमें बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये छठा चैप्टर वो भी छोटा है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो दूसरा चैप्टर आपका हो गया नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर आपको हो गया जीव जनन कैसे करते हैं। पढ़े होंगे जीव जनन कैसे करते हैं, सारे जीव आपस में जनन करते हैं। पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे भी आपस में जनन करते हैं, तभी नया पेड़ का क्या होता है? उत्पादन होता है, नया पेड़ बनते हैं, नए पेड़ बनते हैं। उसी तरह से इंसान, जीव जंतु सारे के सारे जनन करते हैं, तो नए नए उनके वंश जो हैं बढ़ते हैं, वंशानुगति होती है, वंश आगे की तरफ बढ़ते हैं, नए नए जीव बनते हैं। तो ये इस सब चैप्टर के बारे में पढ़ा जाएगा कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो 2 तरह के जनन के, जब पेड़ पौधा के बारे में अलग जनन पढ़ेंगे, जंतु के बारे में अलग जनन पढ़ेंगे, वो सब इस चैप्टर के अंदर में आएगा। तो इसके बाद है आपको अनुवांशिकता। जब जनन कर लिए, जनन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, यानी अगला नेक्स्ट जंतु जो आता है, नेक्स्ट जीव जो आता है, नेक्स्ट बालक जो आता है, तो उसमें सुने होंगे कि पेरेंट्स यानी माता पिता के बहुत सारे गुण उसमें रहते हैं, बहुत सारे गुण उसमें चले गए रहते। तो वो सब अनुवांशिकता के कारण आता है। जो आपका जो गुण है आपके बच्चे में वो आएगा। लोग गाँव घर में बात करते रहते हैं, आप सुने होंगे कि जब बच्चा का चेहरा देख करके बताते हैं कि लड़का किसके ऊपर गया है, तो कोई बताता है माँ के ऊपर गया है इसका शक्ल, तो कोई बताता है पिताजी के ऊपर गया है या अपने बाप पे गया है। इस तरह का लोग बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो वो क्या है, वो कैसे आया? वो वंशानुगति के कारण आया, मतलब अनुवांशिकता के कारण आया। अनुवांशिक एक गुण है जिसको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे गुण उसमें जाते हैं, वो तो शक्ल ही, चेहरा ही नहीं, अंदर का बनावट, स्वभाव, बहुत सारी चीज़ जो है वो अनुवांशिकता के कारण पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों की तरफ जाता है।
तो चौथा चैप्टर आपका ये हो गया। इसी तरह से पांचवा चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण। बस खत्म हो गया आपका जो मेन बायो है यहीं तक। हमारा पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। जो पर्यावरण आजकल देखते हैं कि पर्यावरण गंदा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस पिघल रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हो रही है। वर्ल्ड लीडर सब, दुनिया के नेता लोग बैठ करके क्या करते हैं, पर्यावरण के बारे में विषय में चर्चा करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो वो सब पर्यावरण के अंदर में आपको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ जो है आपका छठा चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या है, जितने भी ये कोयला है, जो भी प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं जो इंसान उसको यूज करके अपने जीवन को सुखमय बनाता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। अगर लकड़ी है वो फेंका हुआ तो आपके लिए कोई वो संसाधन नहीं हुआ। अगर उस लकड़ी को लेकर के आप यूज कर लिए, घर का किवाड़ बना लिए, खिड़की बना लिए, सब चीज आपको फर्नीचर बना लिए, तो वो क्या हो गया, आपके लिए संसाधन हो गया। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति ने जिसे दिया, इसे इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने उस संसाधन को दिया। तो वो लिमिटेड मात्रा में है। कुछ प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड में है, मतलब कम मात्रा में है, संतुलित मात्रा में। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, जब तक खर्च करेंगे चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। कोयला जैसे कि है प्राकृतिक संसाधन है और संतुलित मात्रा में है, तो एक न एक दिन वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको कैसे यूज करना, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वो भी एक न एक दिन उसके जो अंडरग्राउंड में रखा हुआ है पेट्रोल डीजल जितना भंडार है, वो सब क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका प्रबंधन करना पड़ता है कि कितना डीजल पेट्रोल हम यूज़ करें, कितना कोयला यूज़ करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये चलता रहे। ये नहीं कि अंधाधुंध हम क्या करें, उसका उपयोग करके, उपभोग करके अपने ही काल में क्या करें, ख़त्म कर दें और आगे वाले जनरेशन्स को वो ना मिले। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, यानी मैनेजमेंट करते हैं कि मैनेजमेंट हम इस तरह से करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चले। तो ये 6 चैप्टर आपको बायोलॉजी में आपको पढ़ाए जाएंगे, जो आपको कल से इसके वीडियोज आपको मिलने लगेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सारे चीज़ों का। तो ये था हमारा साइंस का सिलेबस, जैसे आप समझ लिए। तो अब आपको एक बल मिला होगा, एक समझ में आया होगा कि आखिर हमें साइंस में पढ़ना कितना है। तो आपको 5 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं छोटे छोटे, 5 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं, 6 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं, 5 5 10 6 16, कहने के लिए 16 है, लेकिन ये 12 ही मेन चैप्टर, 10-12 चैप्टर ही है मेन जो आपको पढ़ना है। तो अभी आपको अब पता लग गया होगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस में कवर करना है, नहीं करना है, इस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए, आपका ये साइंस का जो सिलेबस था हमारे हिसाब से ख़त्म। अभी मतलब कि समझाना जो था हम आपको समझा दिए। अब आपको बताएंगे जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें, और आपको हम डिटेल रूप में बताते चलेंगे। तो चलिए, आप लोगों को धन्यवाद इतना हमें सुनने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।